जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पटना। बिहार सिविल कोर्ट का जिस तरीके से देख रहे हैं सुगबुगाहट स्टार्ट है। कल भी एक वीडियो बना था कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, संदेह वाली बात थी। लेकिन ये बात यकीन मानिए कि अब एग्ज़ाम आपका जल्द ले लेगा। और अभी तो संदेह है 11 फरवरी में, लेकिन जल्द ही ये क्लियर हो जाएगा कि 11 फरवरी को कन्फर्म होना है अथवा नहीं होना है, होना है तो किस दिन होना है। तो लास्ट मोमेंट में ये पता चल जाएगा आपको। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। आप देखेंगे कि चाहे वो क्लर्क पोस्ट हो, स्टेनोग्राफर पोस्ट हो, कोर्ट रीडर पोस्ट हो या प्यून पोस्ट हो। प्यून में तो सबसे ज़्यादा 35 क्वेश्चन हिंदी से पूछना है, लेकिन बाकी में कहीं 20 कहीं 25 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाना है। तो हिंदी एक महत्वपूर्ण रोल बिहार सिविल कोर्ट में प्ले करेगा। तो जिन भी स्टूडेंट को लास्ट मोमेंट में एक बार चाहते हैं कि हमारे शुक्ला सर के साथ में आप रिवीजन पूरा कोर्स का करना चाहते हैं, जैसा कि मालूम है कि शुक्ला सर मोर देन 25 ईयर्स एक्सपीरियंस है इनको हिंदी में कम्पिटिटिव एग्जाम्स का पढ़ाने का। तो एक बेहतर अनुभूति आपको होगी शुक्ला सर के साथ में। और फी भी एक 21 तारीख से हम बैच दे रहे हैं। शाम में इसका टाइम होगा 4 से 5, और मात्र 99 रुपया इसका फ़ी है, मात्र 99 रुपया। और सप्ताह में 7 दिन इसका क्लास होगा ऑनलाइन मोड में। इसके लिए द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी इस वीडियो में आपको स्पेशली क्लर्क पोस्ट के लिए किस तरह का प्रश्न पूछा एग्जाम में जाना है, उसका एक पूरा सेट है 20 क्वेश्चन का। उसका सर एक्सप्लेनेशन कराएंगे। आप क्वेश्चन के पैटर्न को भी इससे समझ पाएंगे और सर के पढ़ाने का तरीका को भी आप जज कर पाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो इसको द प्लेटफॉर्म ऐप से कंटिन्यू कर लेना है 21 तारीख से। सर धन्यवाद। मैं विनोद शुक्ला, प्लेटफार्म एजुकेशन सेंटर से। आपके सामने अभी सर ने सारी बातें आपको बता दी। हमें अभी कुछ बताना नहीं है, हमें केवल क्या है, क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन के पैटर्न क्या हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चन क्या हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हम किस तरीके से अपनी सफलता निश्चित कर सकते हैं। उस तरीके के क्वेश्चन हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हैं। अब आपको दिया गया, अब लिखा गया, देखिए यहाँ पर एक है, पहला ये क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। आपको दे दिया गया कौन सा, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। विलोम शब्द दिए जाते हैं। अब हमको विलोम शब्द, थोड़ा सा हम प्रकाश डालना चाहते हैं कि विलोम शब्द क्या है। मानिए आपको बताया गया है कि शब्दों के विलोम क्या होते हैं, सजातीय शब्द होते हैं। विलोम क्या होते हैं, सजातीय शब्द होते हैं। एक एक शब्द के कई विलोम भी हो जाते हैं। इस तरीके की परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो तमाम तरह के इस तरीके के प्रश्न आएंगे। दूसरी चीज, अब आप पहले आप अपने प्रश्न को देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। सारे विलोम क्या है, युग्म के रूप में दिए गए हैं। तो इसमें से दिया गया विपत्ति और संपत्ति, आधार और आधेय संपत्ति, बिनत और उद्धत होता है। आमिष और सामिष ये परीक्षाओं में विशेष करके पूछे जाते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है जो मांस रहित हो और एक मांस सहित हो, तो दिया जाता है निरामिष। निरामिष लिखते हैं, निरामिष मांस रहित क्या शब्द होता है, निरामिष माने होता है मांस रहित, और सामिष माने होता है मांस सहित। आमिष और सामिष ये दो चीजें दी गई हैं, सामिष और आमिष। इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा, आमिष और सामिष यह त्रुटिपूर्ण दिए गए हैं। क्योंकि आमिष का भी अर्थ होता है आमिष, आमिष का भी अर्थ होता है सामिष का भी अर्थ होता है शाकाहारी। सामिष
सामिस का भी अर्थ होता है शाकाहारी। क्या कहते हैं? शाकाहारी। दोनों के अर्थ क्या है? एक ही है। तो इस शब्दों में हमेशा क्या करता है, परीक्षा में ये प्रश्न हमेशा आपको उलझा देते हैं। आमिष और सामिष एक ही चीज को व्यक्त करता है। निरामिष का मतलब होता है मांस रहित। निरामिष का मतलब होता है जो मांस रहित हो। और यहाँ सामित दिया गया है सामिष, यहाँ लिखा गया है सामिष और निरामिष, यहाँ दिया गया मांसाहारी सामिष। तो आपको इसमें से आपको ये शब्द देखना है, आमिष और सामिष क्या होते हैं। दो शब्द होते हैं, सामिष और निरामिष। तो दो शब्द, निरामिष माने जो मांस रहित होता है, सामिष माने होता है मांसाहारी। आमिष और सामिष शब्द एक ही दे दिए गए हैं। तो इस तरीके से इस तरह के शब्दों में आपको क्या होता है कि वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, आपके अंदर अंतर्द्वंद चलता है कि कौन सही होगा और कौन गलत होगा। तो इस तरीके के शब्दों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो मैं अब आप क्लियर कर देता हूं। निरामिष जो मांस रहित हो, शाकाहारी। सामिष का मतलब क्या होता है? मांसाहारी। तो निरामिष, निर क्या है? इसमें उपसर्ग है। सामिष में क्या है? ये मांसाहारी है। आमिष भी क्या है? मांसाहारी है। तो इसमें दिया गया कौन सा? तुटपूर्ण, बीनत और उद्धत, ये दो शब्द दिए गए हैं। एक बीनत होता है, एक उद्धत होता है। जैसे उग्र होता है, जैसे सौम्य होता है। विनीत, और वहां दिया गया है बीनत और उद्धत। बीनत माने होता है नम्र, बीनत माने क्या होता है? नम्र। उद्धत माने क्या होता है? उच्छृंखल। विपत्ति और संपत्ति जानते हैं, विपत्ति और संपत्ति दो चीजें हैं। विपत्ति माने दुख होता है, संपत्ति का मतलब होता है वहां सुख होता है। अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। तो इस तरीके के जिसमें आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएं और जिसमें आपकी गलतियां हों, इसलिए ऐसे शब्दों को सुन लीजिए, ऐसे शब्दों को आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा युग क्या है? त्रुटिपूर्ण है। तो आपने क्या किया? आप क्या है? यह बीनत और उद्धत दोनों सही हैं। इसमें विपत्ति और संपत्ति भी सही है। आधार और आधेय संबंध होते हैं, ये दोनों भी सही हैं। लेकिन यह इसका विलोम नहीं है। दोनों शब्दों के अर्थ क्या है? एक है। अब आगे आते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द का मतलब यह है कि एक शब्द के अनेक अर्थ। अनेकार्थक शब्द का जो अर्थ होता, अनेकार्थक शब्द जान लीजिए, माने एक शब्द के अनेक अर्थ। एक शब्द के अनेक अर्थ, पूरा विश्लेषण मैं कर दे रहा हूं। एक शब्द के अनेक अर्थ, अनेक दिया गया, तो लक्ष्य का अनेकार्थक क्या होता है? तो यहां दिया गया लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द को हमको जानना है। एक शब्द के जैसे अनेक अर्थ होते हों, उसे हम क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द। ऐसे तमाम शब्द होंगे जिसके क्या होंगे? जैसे मान लीजिए संज्ञा है, संज्ञा के अनेक अर्थ हैं। आप छोटी सी बात देख लीजिए, संज्ञा के ही तमाम अर्थ हैं। सम्यक ज्ञान भी है, चेतना भी है, ज्ञान भी है, तमाम अर्थ हैं। ऐसे शब्द जिसके क्या हो? अनेक अर्थ होते हों, उसे हम क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द। अंबर है, अंबर माने आकाश भी होता है, अंबर माने कपड़ा भी होता है, अंबर वस्त्र भी होते हैं। इस तरीके के अनेक, एक शब्द के अनेक अर्थ। उसमें क्या होता है? आप थोड़ा सा पर्यायवाची में चले जाते हैं, ऐसा नहीं। एक शब्द के अनेक अर्थ माने एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द। उसे क्या कहेंगे? अनेकार्थक शब्द। उसे क्या कहेंगे? अनेकार्थक शब्द। इसके बाद दिया गया, अब आपके को देखते हैं। इसमें अब प्रश्न क्या है? लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? अब देखिए,
लक्ष्य का यह नाम से कोई मतलब ही नहीं है, बल से मतलब ही नहीं है, सही है गलत है ये भी सही नहीं है। गति और चाल, गति और चाल आप जानते ही हैं, गति और चाल के संबंध में बताया गया है कि गति और चाल ये दिया गया। अब इसमें क्या हुआ, निशाना या उद्देश्य, क्या हुआ, निशाना और उद्देश्य क्या है इसके, निशाना और उद्देश्य, निशाना और उद्देश्य, तो इसका सही अर्थ होगा निशाना और उद्देश्य। लक्ष्य का मतलब दिया गया, तो लक्ष्य का अर्थ क्या है, लक्ष्य का मतलब हमारा लक्ष्य क्या है। आप अगर शब्द नहीं जान पाते हैं तो आप उसको क्या करें, अगर उस शब्दों के अर्थ, सुन लीजिए, अगर उस शब्दों के अर्थ ज्ञात नहीं हो पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, बैठे बैठे, अगर आप परीक्षा में बैठे हैं तो उसे वाक्य के रूप में परिणित कर लें तो निश्चित है उसके अर्थ आपको ज्ञात हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य, हमारा निशाना कहाँ जाना चाहिए, हमारे निशाने अचूक होने चाहिए। तो आप क्या करते हैं, जब आप क्या करेंगे, वाक्य में परिणित कर लेते हैं तो शब्दों के अर्थ क्या हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। इसीलिए वाक्य प्रयोग बताए जाते हैं कि आखिर वाक्य प्रयोगों की क्या विशेषता है। तो आपको शब्दों के अर्थ जानना और उसको सही रूप में परिणित करना, आपको क्या करेंगे, उसे वाक्य में प्रयोग कर लें तो उसके अर्थ आपको मालूम हो जाएंगे। इसके बाद दिया गया, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या आता है। सफलता न होने पर दुखी होने को क्या कहते हैं, सुना गया। अब आप देखिए, इसे कहेंगे एक शब्द के लिए अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द माने एक वाक्यांश, जिसे कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या हम इसे और दूसरा भी शब्द के रूप में वाक्यांश, वाक्यांश, वाक्यों का अंश, वाक्यांश भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वाक्यांश भी कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, एक बड़े भाव को क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, किसी बड़े भाव को एक शब्द में व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य का एक अंश या वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आगे आइए, अब आपका प्रश्न क्या है, सफलता न मिलने पर दुखी होना। अब आप देखिए, दो चीजें हैं, सफलता नहीं मिलती है तो आपको दुख होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। अब यहां देखिए, अब आप दुख से ही, दुख से अधिक हृदय विदारक और कष्ट देने वाला क्या है, दुख और क्षोभ दोनों में अंतर है। दुख में क्या होगा, कम कष्ट होगा, क्षोभ क्या होता है, हृदय के अंदर अंदर सालता रहता है। तो यहां इसीलिए दोनों में, शब्दों में देखिए, दुख और दुखी होना, ये आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। क्षोभ, क्षोभ का मतलब क्या है, वह कष्ट, अंदर अंदर ही क्या करता है, आपको कष्ट देता है। दुख तो एक सामान्य ऊपरी रूप से हो जाता है, तो यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ। दया जानते हैं, दया जब किसी के ऊपर क्या होती है, संवेदनाएं होती हैं। कृपा लिखा गया है, यहाँ कृपा, जब उसकी कृपा होती है, जब ईश्वर की कृपा होती है, जब ईश्वर की दया होती है, तो शब्दों का फेर है। यह चीजें क्या है, कुछ शब्द क्या होते हैं, जैसे दया शब्द है, कृपा शब्द है, एक दूसरे के संपूरक है। संपूरक ना कहें, पूरक कहें। पूरक कहने का मतलब यह है, आपको ये शब्द इसलिए डाला गया, चारों शब्द आप देखिए, क्षोभ और दुख एक ही से रिलेटेड हैं, लेकिन
दोनों में अंतर है, एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं, लेकिन दोनों में क्या है, थोड़ा सा अंतर है। अगर रिक्त स्थान भरने के लिए आ जाएगा, दुख और क्षोभ दिया जाएगा, तो वहां भी आपको दिक्कतें महसूस होंगी। इसलिए हमें पूरा जानना है कि मतलब दुख का सही अर्थ क्या है, दुख का प्रयोग कहाँ करें, क्षोभ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कृपा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। दया और कृपा ये भी एक दूसरे के क्या है, पूरक हो रहे हैं। अब ये दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। उसी अंतर को आपको क्या करना होगा, समझना होगा। तो यहां लिखा गया, सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं। तो इसके अनुसार आपका अंतर हुआ क्या, क्षोभ। क्षोभ का मतलब जब आपको सफलताएं नहीं प्राप्त होती हैं तो क्या होता, अंदर अंदर क्या होता, दुख होता है। क्षोभ जो होता है वह हृदय के अंदर होता है, और दुख होता है एक सामान्य, ऊपर से होता है, थोड़ी देर के लिए आता है, शांत हो जाता है। लेकिन क्षोभ क्या होता है, वह बार बार आपको क्या करता है, तकलीफ देता रहता है। आगे देखिए, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि लिखा गया है, लिखा गया विहंगम दृष्टि, कहावत का सही अर्थ क्या है। ये क्या है, कहावतें। कहावतें का मतलब होती हैं जो बातें कही गई हैं। तीनों में अंतर आप देखिए। कहावतें, किसी चीज को हम क्या करते हैं, कहावत के रूप में, कथन के रूप में उसे हम व्यक्त करते हैं, कहावतें। क्योंकि तीन चीजें होती हैं, मुहावरा, लोकोक्ति और कहावतें। तीनों में डिफरेंस है, तीनों में अंतर है। आपको देखिए, तीन चीजें बताई गई, मुहावरा, लोकोक्ति। क्या बताया गया, मुहावरा, लोकोक्ति, लोकोक्ति और कहावतें। तीन चीजें दी गई। कहावतें जो कही गई हैं, कहावतें का मतलब जो कहावतें जो कही गई है। और यहां दिया गया मुहावरा लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, अभ्यास, बातचीत। यह अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है अभ्यास, बातचीत। इसका मतलब होता है अभ्यास या बातचीत। यह मुहावर शब्द से बना है, मुहावरा। इसका, यह मुहावर शब्द से क्या बना है, मुहावरा। ये अरबी शब्द है और इसका अर्थ होता है बातचीत। लोकोक्ति, लोक माने लोगों द्वारा कहा गया कथन। कथन अलग होगा, कहावतें क्या होंगी, अलग होंगी। कहावतें अलग होंगी, कथन अलग होगा। कथन, कथ धन अन। अब देखिए, कथन, कथ धन अन। कथन में क्या है, अन उपसर्ग है दिया, कथन अन प्रत्यय है, कथन में अन प्रत्यय हो गया। कथन, कथ धन अन। तो आपको यहां दिया गया कहावतें। कहावत का मतलब जो चीजें कही गई हैं, लय के रूप में थोड़ा होती हैं। तीनों में डिफरेंस है, तो हम आगे आपको बताएंगे। हम आगे और स्पष्टीकरण दे देंगे। यहाँ आपके सेलेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर कहावतें आ गया तो कहावतों के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये तीनों चीजें पैरेलल चलती हैं। तो इसमें दिया गया विहंगम दृष्टि क्या होती है। विहंगम में क्या है, विहंगम में क्या है, वी उपसर्ग है। विहंगम, वी क्या है, उपसर्ग। विहंगम दिया गया है, विहंगम, हंगामा करने से मतलब हो जाएगा। तो दिया गया विहंगम दृष्टि। जब क्या है, उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं तो उसके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, सरसरी नजर। आपका विकल्प क्या होगा, डी। आगे देखिए, तीखी नजर।
का मतलब होता है तिरछी नजर, टेढ़ी नजर। तिरछी नजर, तीखी नजर का मतलब यहाँ टेढ़ी नजर। यहाँ गहरी में क्या है, नजर नहीं हो सकता है, ये गलत है। मंद नजर, मंद नजर नहीं हो सकती है, मंद मंद बातें हो सकती हैं, मंद मंद मुस्कुराना हो सकता है। लेकिन आपका सही आंसर क्या होगा, विहंगम दृष्टि, विकल्प डी दिया गया, सरसरी नजर। आगे है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अब यहां दिया गया संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। लिखा गया संयुक्त वाक्य को दिया गया, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। उसने कहा और मैं मान गया। अब आप देखिए, सरल वाक्य, वाक्य रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से पूरी बातें समझें आप। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना यहाँ आपको वाक्य चैप्टर से दिया गया है, वाक्य चैप्टर से लिख दिया गया है। सरल वाक्य, रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही कर्ता होता है, एक ही क्रिया होती है। एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। लेकिन एक चीज और है, कर्ता कई हो सकते हैं लेकिन क्रिया क्या होगी, एक होगी। जैसे कहा गया मोहन सोहन, मोहन सोहन रवि इसको विद्यालय जाता है, लिख दिया गया विद्यालय जाता है या जाते हैं, लिखा गया मोहन सोहन रवि विद्यालय जाते हैं। तो आप देखिए मुख्य क्रिया क्या है, जाना, लेकिन कर्ता तीन हो रहे हैं। लेकिन परिभाषाएं जो पुस्तकों में लिख दी जाती हैं प्रायः कि जिसमें कर्ता एक हो, क्रिया एक हो, वहां क्या होता है, सरल वाक्य। लेकिन ऐसा नहीं है, कर्ता दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन क्रिया क्या होगी, एक होगी। उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के हो जाते हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं। आगे देखिए, उसने कहा, दूसरा क्या होता है, संयुक्त वाक्य। जैसे ये दिया गया है संयुक्त वाक्य आपके सामने लिखा है, जो समुच्चय बोधकों से जोड़े जाते हैं, जो समुच्चय बोधकों से, समुच्चय बोधक माने जो संयोजक अव्यय द्वारा क्या होते हैं, जोड़े जाते हैं। अतः है, परंतु है, इसलिए है, तथा है, या है, इस तरीके के शब्दों से क्या होते हैं, जब दो उपवाक्यों को समुच्चय बोधक संयोजकों से जब जुड़ते हैं, जब दो उपवाक्य संयोजकों से जुड़ते हैं, संयोजक अव्यय से जुड़ते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम, जब दो उपवाक्य संयोजक अव्यय से जुड़ते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। अब इसमें आपको दिया गया, उसने कहा और क्या है, संयोजक है। और शब्द क्या है, संयोजक है। और शब्द क्या है, संयोजक है, और शब्द से जुटा हुआ है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन इसने कहा कि इसका रूप आप चेंज कर दीजिए, सरल वाक्य में बना दीजिए। तो आप कैसे बनाएंगे, कि सरल से संयुक्त कैसे बनाएंगे, सरल से कैसे मिश्र बनाएंगे, ये सारी प्रक्रियाएं आपको जाननी चाहिए। मिश्र से कैसे हम क्या करेंगे, संयुक्त में बना देंगे। तो यहां पर मिश्र में क्या होता है कि जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, या जो सदैव परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। एक प्रधान वाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसमें जो के साथ सो, तब जब के साथ तब, इस तरीके की चीजें क्या होती हैं, आती रहती हैं।
तो आइए हम अपने प्रश्न पर देखते हैं क्या है। उसने कहा और मैं मान गया, इसमें क्या कहा गया? और अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। अब देखिए, जैसे ही अतिथि आए कार्यक्रम, अतिथि के आने के साथ ही कार्यक्रम शुरू हो गया। अतिथि के आने, अब इसमें दिया गया मान गया, अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। अब यहां देखिए 2 बार और लिखा गया, इसमें भी लिखा उसने कहा और मान गया, अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। दो संयुक्त वाक्य दिए गए हैं, उसे एक सरल वाक्य बनाना है। उसी वाक्य में क्या करना है कि जो उसकी मेन चीजें हैं, जो मेन सेंस कहता है, वह चीजें आपको आ जानी चाहिए। तो इसमें से जैसे ही अतिथि आए कार्यक्रम शुरू हो गया, तो ये तो टोटल ये क्या है? जैसे ही, सुनिए, जैसे ही अतिथि आए कार्यक्रम शुरू, वैसे ही अगर ये लिख दिया गया होता कि जैसे ही अतिथि आए वैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, तो वहां मिश्र वाक्य हो जाता। न यह मिश्र वाक्य में ही आया, न किसी अन्य दूसरे वाक्य में आया। ये तो गलत है। अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। अब आप देखिए, अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। अतिथि आए, अतिथि के आने के साथ ही, यहां लिखा गया अतिथि के आने के साथ ही कार्यक्रम शुरू हो गया। आपका विकल्प सी क्या करता? अतिथि के आते ही लिख दिया, इसलिए यह आते ही गलत कर दिया। आते ही जो लिख दिया वह गलत कर दिया। अब यहां लिखें अतिथि के आने के साथ ही कार्यक्रम शुरू हुआ। यह विकल्प हमारा सी क्या है? सही है। आगे देखते हैं। अब दिया गया विकल्पों से शुद्ध वाक्य को। अब आप देखिए, वाक्यों में क्या है? शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। वाक्यों में क्या करेंगे? शुद्ध और अशुद्ध वाक्य की हम पहचान कैसे करेंगे? तो इन वाक्यों की पहचान में दूसरी बात, कई चीजें आती हैं। पहले तो एक कारक के चिन्हों का ध्यान रखना है, दूसरा क्या है? लिंग का ध्यान रखना है, तीसरा क्या है? वचन का ध्यान रखना है। अब भाई वाक्य में कहाँ कौन सी त्रुटि होगी, वाक्य में कौन सी त्रुटि करके वाक्य में कौन सी त्रुटि करके पूछा गया है, उसको आपको पकड़ना होता है। मुख्यतः क्या होते हैं? लिंग की त्रुटि है कि कारक की त्रुटि है कि वचन की त्रुटि है कि विशेषण की त्रुटि है कि संज्ञा की त्रुटि है। तमाम तरह की जो है व्याकरण की त्रुटियां होती हैं। तो आप केवल पढ़ करके तो सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पढ़ने वाले साधारण शब्द हैं वो दिए नहीं जाते हैं। ऐसे शब्द दिए जाते हैं कि जिसमें आपको क्या करना होगा, उसके लिए थोड़ा व्याकरण का अध्ययन करना पड़ता है कि कहाँ किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर कि विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। वह दंड देने के योग्य है। दंड देने के योग्य, कोई चीज दिया नहीं जाता है, दंड देने के योग्य है, उसकी योग्यता का मापन नहीं किया जा रहा है। दंड भोगने के योग्य है, यह दंड भोगने की कोई चीज नहीं है। यहां आप देखिए, वह उदंडनीय है, वह दंड योग्य है। सही अर्थ क्या हुआ? वह दंड योग्य है। आपका विकल्प सी जो है, इस दंड के अनुसार कि हम दंड का प्रयोग कैसे करते हैं, हम दंड का प्रयोग कैसे करते हैं। दंड देने की चीज दिया गया, दंड योग्य, दंड देने योग्य है। सही अर्थ क्या हुआ? यहां देखिए, भोगने लिख दिया गया, गलत हो गया। अगर भोगने नहीं दिया गया होता, देने भी नहीं दिया गया होता, तो वह दंड के योग्य है तो सही हो जाता। लेकिन यहां क्या है? अब आप देखिए, आपका विकल्प सी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने हो सकते हैं। आगे दिया गया,
निम्नलिखित में अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द बताइए। बार बार आप सुनिए, एकता दिया गया है, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द बताइए। अब इसमें से क्या दिया गया? अशुद्ध वाला शब्द आपको बताना है। यह तो सही है, उद्घोष भी सही है, तत्कालिक नहीं होता है, यह भी सही है। आप देखिए, तत्कालिक नहीं होता है, सही शब्द लिखा गया, तात्कालिक सही लिखा गया है। लोग बोल देते हैं कि तत्कालिक आ जाइए, तत्कालिक काम कर देंगे, नहीं, क्या होता है? तात्कालिक। सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तात्कालिक, सांसारिक नहीं, सांसारिक। शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए। सामान्य रूप से हम क्या करते हैं? शब्दों के गलत उच्चारण कर बैठते हैं। आगे दिया गया, एकता भी सही है। इसमें हमारा विकल्प क्या होगा? उपरोक्त। विकल्प क्या सही मेरा होगा? प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? डी। डी में उपरोक्त, यस बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। उपरयुक्त, उपरयुक्त माने ऊपर दिए गए, उपरयुक्त माने होता है ऊपर दिए गए, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? उपरोक्त शब्द का प्राय प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वो उपरोक्त शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत। आगे देखिए, दिया गया, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अब आप देखिए, 4 शब्द दिए गए, यह सांसारिक लिखा गया है, सांसारिक, सांसारिक, सांसारिक ऐसे होता है। इसमें दिया गया ये शब्द क्या है? गलत है। सांसारिक का विलोम असांसारिक, अगर विलोम पूछ दिया गया तो क्या बता देंगे? असांसारिक। समधनसारिक, सांसारिक लिखा गया, कीर्ति, कीर्ति सही है। कीर्ति, कीर्ति माने क्या होता है? जस। कीर्ति माने क्या होता है? यश। कीर्ति का अगर विलोम पूछा गया तो हम क्या लिखेंगे? अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति। देखिए, अपकीर्ति। अगर हमें कीर्ति शब्द के शब्द जितने दिए गए हैं, हर शब्द पर प्रश्न बन सकता है। सांसारिक का विलोम पूछ दिया गया, असांसारिक। संसार से क्या बना? सांसारिक। सांसारिक शब्द है क्या व्याकरण की दृष्टि से? विशेषण है। सांसारिक, संसार क्या है? विशेष्य है। आप देखिए, संसार क्या है? विशेष्य है। संसार शब्द क्या है? विशेष्य है। संसार शब्द विशेष्य है। और सांसारिक शब्द क्या है? सांसारिक शब्द, देखिए, सांसारिक, सांसारिक शब्द क्या है? विशेषण है। अगर आप व्याख्या करने लगेंगे तो पूरी व्याख्याएं होती रहेंगी। संसार, एक तो क्या दिया गया कि सांसारिक शब्द गलत था, तो सांसारिक लिखना था। अगर सांसारिक लिखा गया तो इसमें संसार शब्द क्या है? विशेष्य है। और इक शब्द जो प्रत्यय जुटा है उससे क्या बना दिया? विशेषण बना दिया। फिर अगर ये पूछा गया कि संसार का विलोम बताइए तो असंसारिक लिख सकते हैं। इसके बाद कीर्ति का क्या होता है? कीर्ति माने होता है यश, यश का विलोम क्या होता है? अपयश। तो कीर्ति का विलोम हम क्या लिखेंगे? अपकीर्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपकीर्ति लिखेंगे। सर्वोत्तम, जो सबसे उत्तम है, अगर संधियों में गए तो क्या हो गया? गुण संधि। क्या हो गया? गुण संधि। ए ओ अर, ए ओ अर में क्या होता है? गुण संधि। सर्वधन उत्तम का मतलब क्या हो गया? सर्वोत्तम। माने आप अगर एक ही शब्द में व्याकरण देखेंगे तो तमाम व्याकरण छिपके हुए हैं। सर्वोत्तम माने सबसे उत्तम। अगर हम इसे संधि में देखें तो सर्वधन उत्तम गुण संधि हुआ, क्योंकि अ और उ
मिलकर अ आबलिक आ के बाद अगर ऊ आबलिक ऊ आते हैं तो दोनों मिलकर के ओ बनाते हैं। अब आप यहां देखिए सच्चिदानंद, अगर इसको भी विच्छेद करते हैं तो सत धन चित, सत धन चित धन आनंद, आनंद तीन शब्द छिपे हुए हैं, सत चित धन आनंद सच्चिदानंद। तो अगर हम इस तरीके की व्याख्याएं करें तो हमें शब्दों पर ध्यान देना है कि कौन से शब्दों में त्रुटियां है। सामान्य रूप से हम क्या करते हैं कि शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं, तो उसका या तो हम प्रोनाउंसिएशन शुद्ध उच्चारण करेंगे और थोड़ा सा हम व्याकरण के दृष्टिकोण को समझेंगे, तभी हम वर्तनी शब्दों की वर्तनी को शुद्ध कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। अब यहां दिया गया है, एक आपके सामने लिखा गया अपठित काव्यांश। काव्यांश माने होता है काव्य का अंश। अपठित जो पढ़ा न गया हो, अपठित जो पढ़ा न गया हो उसे हम क्या कहेंगे, अपठित। काव्यांश में दिया गया है काव्य का अंश, काव्य का एक भाग दिया गया है। क्या है देखिए आप, काव्यांश पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुन करके लिखिए। अब कविता का जो अर्थ दिया गया, कविता से जो प्रश्न किए गए हैं, तो आपको विकल्प के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कविता क्या कहती है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन। कवि यहाँ का क्या कह रहा, कुछ भी बन लेकिन कायर मत बन। कायर का मतलब यहाँ क्या होता है, डरपोक बन, माने कुछ भी बनो लेकिन कायर न बनो। अगर कायर का विलोम दे दिया गया तो क्या है, साहसी। कायर का साहस का मतलब क्या है, अगर पूछ ही दिया गया कि कायर शब्द, आप देखिए कविताएं दी गई हर शब्द में प्रश्न है। अगर पूछा गया कायर का विलोम बता दीजिए तो साहसी। तो ऐसा नहीं है, तो आपको दिया गया कुछ भी बन बस कायर मत बन, माने सब कुछ बनो लेकिन कायर मत बनो। ठोकर मार कर पटक मत माथा, ठोकर मार लेकिन पटक मत माथा। ठोकरे खाइए लेकिन माथा मत पटकिए। जैसे आप क्या करते हैं, आपको सफलताएं नहीं मिलती हैं तो आप क्या करते हैं, भाग्य को देश देते हैं कि क्या करें मेरा भाग्य साथ नहीं दे रही है, और भाग्य आप पर रोती है और हम भाग्य पर रोते हैं। भाग्य आप पर रोती है कि आप परिश्रम नहीं कर रहे हैं, भाग्य भी परेशान रहती है। तो दोनों चीजें इसने लिखा कि देखिए ठोकर मार मटक मार पटक मत माथा, माने माथा मत पटको, भाग्य को मत दो दोष दो, ईश्वर को मत दोष दो। ठोकर मार, तेरी राह रोकते हैं पाहन, पाहन माने पाषाण पत्थर। पाहन का मतलब यहां दिया गया कि आपकी राह को क्या करेंगे, ये पास पत्थर, ये सारी कुछ अवरुद्ध है, जो आपके मार्ग क्या होंगे, अवरुद्ध होंगे। कुछ भी बन, उसने कहा तेरी राह रोकते हैं पाहन, पाषाण क्या करते हैं, तेरी राह को रोक देते हैं, माने आपके रास्ते अवरुद्ध होंगे। आपके रास्ते निश्चित हैं, आपको सीधे रास्ते नहीं मिलेंगे, बने बनाए रास्ते जिस पर आप क्या करिएगा, चलते जाइएगा। आपको रास्ता बनाना होगा, आपको स्वयं। उसके कहने का मतलब यह हुआ कि आपको रास्ते स्वयं बनाने होंगे, कि आपका अपना रास्ता क्या होगा, क्लियर करना होगा कि कोई भी बाधा उसमें न आवे। कुछ भी बन बस मत कायर बन। इस पंक्ति का मेन बात की क्या किया गया, कवि क्या कहता है कि भाई कुछ भी बनो लेकिन कायर मत बनो। कवि ये कहना चाहता है कि हमें सब कुछ मंजूर है, हमें सब कुछ मंजूर है, लेकिन कायरता नहीं मंजूर है। आगे दिया गया, ले दे कर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। माने आपको दिया गया ले दे कर के जीना क्या जीना, आप बिना कुछ किए हुए उसी तरीके से समय व्यतीत करते हैं।
जीवन में आए हैं तो कुछ करिए, बैठे हुए जीवन व्यतीत न करिए। लिखा गया ले देकर जीना तो क्या जीना, कायरों की तरह पड़े रहिए और जीवन व्यतीत करते रहिए, समाज में न कोई इज्जत हो न स्थान हो, तो ऐसे जीने से आपको क्या फायदा। तो उसी को कह दिया कि ले दे करके क्या जीना। ये भी एक मुहावरा है, ले दे करके क्या जीना, ले दे करके क्या जीना, कि केवल समय व्यतीत कर लेना, उसका मतलब कुछ नहीं है। कब तक गम के आंसू पीते रहोगे, आगे आओ। उसने कहा आगे बढ़ो, ये गम के आंसू तुम कब तक पीते रहोगे। मानवता ने तुझको सींचा, मानवता ने क्या किया, तुझको सीखा। ईश्वर ने इस पृथ्वी पर तुमको जन्म दिया, वो भी मानव योनि में जन्म दिया, क्योंकि देवता भी क्या होते हैं, मनुष्य योनि में जन्म पाने के लिए तरसते रहते हैं। तो यह मानव योनि क्या है, सबसे प्रमुख है। तो आखिर इस मनुष्य योनि में तुमने जन्म प्राप्त कर लिया है। तो उसने बताया वहां युगों युगों तक खून पसीना, और क्या वहा लिखा गया, बहा युगों युगों तक खून पसीना, माने जब तक तुम्हारे अंदर प्राण है तब तक तुम आगे बढ़ते रहो, अपने खून पसीने बहाते रहो। अब इसमें क्या किया, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, रुकावटों को ठोकर मार, आत्मसमर्पण की, कुछ भी न बनने की, गम के आंसू पीने की। तो इसमें से हमारा विकल्प क्या होगा, सी। आगे दिया गया कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। अब उसने, आप देखिए कविता के मर्म को समझिए, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। लिखा गया आदर्शवादी। आदर्शवादी क्या होता है, केवल दूसरों को सीख देते हैं। आदर्श का शब्द क्या है, आदर्शवादी का मतलब आप देख लीजिए थोड़ा। आदर्शवादी दूसरों को अच्छा बनने की शिक्षा देना, दूसरों को आप बताते हैं कि इस तरह के चलना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना चाहिए, इस तरीके से समाज में रहना चाहिए, लेकिन उसको आप अपने क्या करते हैं, उसे आप अपने उसका प्रयोग नहीं करते हैं, आप दूसरे रूप में जाते हैं। तो हम मंच से क्या करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे आदर्श की बातें हम करते हैं, लेकिन वास्तविकताएं कुछ क्या होती हैं, अलग होती। इसलिए दो शब्द है, आदर्शवादी और यथार्थवादी। अगर पूछा गया आदर्शवादी का विलोम बताइए तो क्या होगा, यथार्थवादी। आगे दिया गया तो खून पसीना बहाकर या रुकावटों को ठोकर मारना, आखिर वह कह रहा है कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। समझौतावादी, कभी भी व्यक्ति को परिस्थितियों से समझौता नहीं करना चाहिए, कभी भी संघर्ष दुखों से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। उसके कहने का अर्थ यह है कि आप समझौता मत करें। जब आप समझौता करते हैं तो इसका मतलब देखिए, तमाम संधियां होती थी, वर्षाय की संधि होती थी, तमाम संधियां हैं, तमाम युद्ध हैं। जब व्यक्ति युद्ध लड़ नहीं सकता था तो वहां क्या कर लेता था, समझौता माने क्या हो जाता, हार। आपने क्या किया, हार मान लिया। तो उसने कहा कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, समझौतावादी। आपका सही आंसर क्या हुआ, समझौतावादी। देखिए कितनी गूढ़ बातें कवि ने कहा। आगे दिया गया इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है। कायर, उसने शाब्दिक अर्थ नहीं पूछा कि आप कायर का अर्थ बता दीजिए, कायर का क्या है आप अर्थ बता दीजिए। सही उसने ये कहा कि इन पंक्तियों का,
इन पंक्तियों में कायर का क्या अर्थ है? जो पंक्तियां कवि कायर का संदर्भ किस रूप में ले रहा है, वहां कायर का अर्थ कवि ने किस संदर्भ में परिभाषित किया है, कायर शब्द के अर्थ को किस रूप में परिभाषित किया गया है उस कविता में, तो क्या हुआ? समझौतावादी। क्या हुआ? समझौतावादी। सहज का मतलब होता है सरल, सहज का मतलब होता है, सहज का विलोम कठिन, सहज का विलोम अगर देखें तो क्या हो गया? कठिन हो गया। अब यहां देखिए, दुष्ट, दुष्ट का विलोम क्या हो गया? सज्जन। शब्द में, हर शब्द में प्रश्न है, प्रश्न बनाए नहीं जाते हैं, प्रश्न स्वयं बन जाते हैं, प्रश्न बनाए नहीं जाते हैं, प्रश्न स्वयं अपने आप में बन जाते हैं। हर शब्द में ही प्रश्न है, हर शब्द में भी आपको उत्तर मिल जाएगा। दोनों प्रश्न और उत्तर एक साथ चलते रहते हैं। तो आप देखिए, दुष्ट लिखा गया, यहाँ क्या लिखा गया? सज्जन लिखा गया। दुष्ट का विलोम क्या हो गया? सज्जन। अब यहाँ अगर पूछा गया यह शब्द किस प्रकार का है, तो ये भी तत्सम है और ये भी तत्सम है, दोनों शब्द तत्सम हो गए। आगे देखिए, चालाक, चालाक है, यह दिया गया। चालाक का मतलब क्या है? चतुर। जो मूर्ख होता है उसे क्या कहते हैं? चालाक का विलोम मूर्ख। तो दिया गया यहां पर इस तरीके के शब्द दिए गए। सहज का मैंने बता दिया। तो इन पंक्तियों में कायर का अर्थ कवि ने क्या लिया? समझौतावादी। आगे दिया गया, पाहन शब्द का पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो यहां पाहन का मतलब होता है पाहन, पर्वत नहीं, पत्थर। क्या होता है? पत्थर। पाहन पर्वत अलग है, पत्थर अलग है। दोनों का पर्यायवाची आपसे पूछता, आप सतर्क रहिएगा। पर्वत और पाहन, पर्वत और पाहन लिखा गया है पत्थर, ये दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों के पर्यायवाची घुमा करके पूछ देता है। पाहन का मतलब क्या होता? पत्थर। पर्वत अचल, पर्वत से शब्द क्या है? अचल, जो चलता नहीं हो। तो तमाम इस तरीके के शब्द आपके सामने आएंगे। मेहमान लिखा गया है, जानते हैं अतिथि होता है। पैर के बारे में जानते ही हैं कि पैर क्या है। आगे दिया गया है आपका दूसरा क्वेश्चन, क्या आया? कुछ भी बन बस कायर बद कवि ने क्यों कहा? कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता है। कायर मनुष्य का जीवन क्या होता है? व्यर्थ होता है। कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है। कायर मनुष्य का जीवन बेकार है। माने जो इस संसार में कायर होकर के जीता है, उसका क्या है? उस व्यक्ति का जीवन, मनुष्य जीवन धारण करना ही क्या है? बेकार है, निरर्थक। इसके बाद दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या लिखा? अध्यापक को अध्यापन कार्य में होना चाहिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन। एक ही शब्द के अर्थ, एक शब्द जब दूसरे के पूरक होते हैं, तब हमें वाक्य की जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है, उतनी समय, जैसे नमस्कार अलग है, प्रणाम अलग है, बात तो एक ही है, लेकिन दोनों कब नमस्कार का प्रयोग करेंगे, कब क्या करेंगे? प्रणाम का प्रयोग करेंगे। तो तमाम ऐसे शब्द हैं, तमाम ऐसे शब्द हैं, कब हम महाशय और महोदय का प्रयोग कब करेंगे? मान लीजिए महाशय दिया गया, महोदय दे दिया गया, नमस्कार दे दिया गया, प्रणाम दे दिया गया। इस तरीके के ही शब्द क्या करते हैं? ऐसे ही रिक्त स्थान बनाएंगे
और बनाने के बाद कहेंगे कि आप भर दीजिए। अब देखिए ना यहाँ, निपुण, प्रवीण, दक्ष, परमवीर, तीन शब्द तो एक पूरक दिखाई दे रहे हैं। निपुण, प्रवीण और दक्ष, तीनों में थोड़ा थोड़ा बहुत बारीकी अंतर है। वही अंतर क्या करेगा, व्याकरण बताएगा। इसमें आपकी क्या होगी, त्रुटि होगी। तो हमने आपको कहा कि अगर नहीं समझ में आता है, इतना आप बहुत व्याकरण नहीं जानते हो, अब ये तो आप जानेंगे कितना व्याकरण पढ़े हैं, तो हम क्या करें कि उसे वाक्य में बना लें कि क्या ये मेरा वाक्य सही हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ भी पढ़े हैं तो निश्चित ही इतना प्रबुद्ध हो जाते हैं परीक्षा देते देते कि कुछ उसमें अंतर आपको मालूम हो जाता। तो यहाँ लिखा गया, अध्यापक को अध्यापन कार्य में क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। अध्यापन में क्या शब्द डालेंगे हम, निपुण, प्रवीण नहीं डालेंगे। कि अध्यापक को अध्यापन में दक्ष होना चाहिए, गलत हो जाएगा। दक्षता अलग चीज है, कला में प्रवीण होना, अपने कार्य में निपुण नहीं, दक्ष होना, हम शब्द अलग अलग होंगे। और हम कब किस शब्द का चयन करेंगे, यह हमें क्या है, शब्दों के विशेषताएं, शब्दों के का कहाँ किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस शब्द को हमें देखना हो। ऐसे शब्दों को हम क्या करें, एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट को देखें कि आखिर इन शब्दों का अर्थ क्या है, कहाँ इसके प्रयोग किए जाते हैं। आगे दिया गया, किस कवि को सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहां दिया गया है कि किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सुन लीजिए, किस कवि को नेहरू सोवियत संघ से इसे पुरस्कृत किया गया था। तो आपको दिया गया इसमें से तो दिया गया इसका है सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। क्या लिखा गया, सुमित्रा नंदन पंत, चिदंबरा पर इन्हें क्या दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी तमाम रचनाएं हैं, लोकायतन है, सुमित्रा नंदन पंत। आप ये देखिए, ये भी जान लीजिए आज, सुमित्रा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है। सुमित्रा जो है इनकी माता का नाम था। सुमित्रा जो दिया गया है तो यह आपको लगेगा कि सुमित्रा नंदन पंत लिखा गया, तो ये क्या है, पंत ही नाम था उनका। लेकिन क्या था, पहले लोग नाम क्या करते थे, अपने पिता का नाम, अपने माता पिता को सम्मान देने के लिए, यदि हम माता पिता की पूजा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम क्या करते थे, हम अब अपने नाम के आगे जोड़ देते थे। अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन किताबों में जो लिखा हुआ उसको मैं बता रहा हूं कि इनकी माता का नाम था सुमित्रा। ये अपनी माता को बहुत सम्मान देते थे, इसलिए इन्होंने अपने आगे क्या लगा दिया, सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत के बारे में ये इन्होंने चिदंबरा पर, इन्हें ज्ञानपीठ चिदंबरा इनकी ये है, अगर रचनाएं पूछी जाती हों तो चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। इनकी लोकायतन एक रचना भी है, तमाम रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत की। स्वर धूल, स्वर किरण, तमाम तरह की रचनाएं हैं। अब हम रचनाओं पर बहुत नहीं जाते हैं, हम अपने जयशंकर प्रसाद दिया गया है, ये कामायनी लिखे हैं। कामायनी ही इनकी मेन रचना थी, जिसके बारे में मुख्य रूप से तो जयशंकर प्रसाद नाटककार के ही रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रसिद्धि का कारण नाटक है, इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है, नाटक है, कामायनी नहीं है। बाद में चल करके इन्होंने क्या किया, कामायनी की रचना की, और कामायनी की रचना के कारण ये क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। कामायनी में 15 सर्ग दिए गए हैं, तो इसमें पहला चिंता सर्ग है और लास्ट में आनंद सर्ग आता है। आगे देखिए, ये नागार्जुन है, यह बाबा वैद्यनाथ के नाम से भी मशहूर है। ये आधुनिक कवियों में भी आते हैं और ये स्वच्छंदवादी कवि में आते हैं, यह प्रगतिवादी कवियों में आते हैं। नागार्जुन की तमाम कविताएं हैं, बहुत ही फेमस रहे हैं, बिहार से ही रिलेटेड है। अज्ञेय है,
अज्ञेय की भी रचनाएं हैं। अज्ञेय भी बहुत, इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय की भी तमाम रचनाएं आती हैं। ये सब मतलब तो दिया गया कि इसमें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित कौन थी? विकल्प आपका क्या होगा? बी। आगे देखिए, अघोष वर्ण। अब आइए, वर्णमाला आ गया आपके सामने, किसी भी परीक्षा का अघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या होते हैं? जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं और जब हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती, थोड़ा डिफरेंस अंतर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण। तो दो वर्ण पढ़ाए जाते हैं वर्णमाला में, एक सघोष वर्ण, एक अघोष वर्ण, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये तो अब क्लास की चीजें हैं, मैं उसमें बहुत डिटेल नहीं करना चाहता हूं। तो इसमें लिखा गया अघोष वर्ण और एक सघोष वर्ण। नहीं पूछ आता है तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आप देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, क ख ग घ और अंग। तो यहां दिया गया तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तथा य र ल व ह, तथा तीसरा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तथा य र ल व और ह। फिर और सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ये वर्णमाला की चीजें हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, य र ल व और ह, तथा सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। जब इसमें से पूछा कौन अघोष वर्ण है, तो अघोष वर्ण क्या होता है? स। क्या होता है? स। अब इसमें दिया गया ह का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। अ का क्या होता है? कंठ से इसका उच्चारण है। अब यहां स का उच्चारण क्या होता है? दंत से, दांत से। त थ दंत से होता है। ज च छ ज यह तालु से उच्चरित होते हैं। अब बहुत आगे और बातें बताना क्लास के बिना संभव नहीं है। आगे देखिए, दिया गया कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि क्या है? कवि क्या है? कवि जातिवाचक। कवि से पूरे जाति का बोध होता है। कवि से क्या होता है? जातिवाचक। उत्तर तो आपका हो गया कि कवि कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक में एक व्यक्ति, एक प्राणी, एक वस्तु, एक स्थान का जहां बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक। और यहाँ लिखा गया है द्रव्यवाचक, सोना चांदी आदि जो है द्रव्य की बातें होती हैं, द्रव्यवाचक। भाववाचक में क्या है? जिसमें क्या होता है? किसी की गुण दशा व्यापार कार्य आदि का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। आगे दिया गया कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हाँ, लिंग क्या होते हैं? कठिन होते हैं। लिंग शब्द क्या होते हैं? कठिन होते हैं। लिंग की हमें पहचान करनी होती है, तो हम कैसे करें? इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, द्वीप, नगर, झील, झीलें होती हैं, तो यहां झील शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, दिए गए विकल्पों से उन्नत शब्द क्या है? उन्नत शब्द क्या है? विशेषण है। उन्नत शब्द क्या है? विशेषण है। इसमें विशेषण और विशेष्य होते हैं, प्रतिविशेषण भी होता है, विधेय विशेषण होता है, तमाम तरह के विशेषण होते हैं। उसी क्या है, जब विशेषण क्या होता है? विशेष्य के पहले लगता है तब कौन सा विशेषण कहेंगे, और जब विशेष्य के बाद लगता है तो कौन सा विशेषण कहते हैं। ये सब चीजें क्लास में ही संभव हैं। ये क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषताएं बताई जाती हैं। आगे दिया गया ठीक समय पर आ जाना पर दिया गया है कौन सा कारक है? यहाँ कारक है। हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8।
हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। वाक्य दे दिया गया पर, में और पर, में और पर में क्या होता है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक होते हैं जो स्थान को इंगित करते हैं और समय को इंगित करते हैं। तो इसमें दिया गया अधिकरण कारक। इस तरीके की मैंने आपके सामने ये सेलेक्टिव या महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। क्लासेज सर ने जैसा कि बताया है, क्लासेज स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें आप अपनी भागीदारी अगर करते हैं तो उस तरीके की चीज़ें आपको और डिबेट करके और उसका विश्लेषण करके क्लासेज में पढ़ाई जाएंगी। धन्यवाद।